नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 906। हमेशा की तरह आपसे 2-4 मिनट जनजागृति, समसामयिक गद्य या पद्य या किसी महाकाव्य से या कहीं न कहीं से। और सच्चाई तो यह है, कहानियाँ, कविताएँ, ये सब कुछ प्रकृति में इधर उधर बिखरी रहती हैं। इनको उठाने और टिपने की ज़रूरत होती है। हम भी कहीं न कहीं से कुछ ले लेते हैं और उन बातों को कहते हैं जो बड़े बड़े विद्वान बहुत पहले कह के गए हैं। क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा एक शौक़ है कि भाई क्यों न मैं भी थोड़ी सी जन जागृति करूँ, थोड़ा लिखूँ। ऐसे ही लिखते लिखते इन 40 सालों में मैंने 34 किताबें लिखी। मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनमें 17 हिंदी में है, 17 कुमाऊनी में। बस जो भी आप कह लीजिएगा, एक अदना सा लेखक हूँ। अपने को कोई इतना ही मैं जो कि अपने बारे में कहना है तो कहीं न कहीं से मैं ले लेता हूँ, चीज़ें ले लेता हूँ। क्योंकि विद्वान पहले कह के गए, हम तो सिर्फ उसको दोहराते हैं। तो उस दोहराई में आज हम आपको एक झरने की बात बताते हैं। झरना आप जानते होंगे, जो ऊपर पहाड़ से नीचे गिरता है और छन छन करते हुए उस पानी में वो आपस में टकराते हैं इस पत्थरों से। तो वो ऐसा दिखता है कि कोई सफ़ेद रंग का होगा, कुछ उसमें श्वेत धवल बर्फ़ जैसा गिर रहा होगा। सच्चाई ये है तो कुछ नहीं गिरता है। वो पानी एक दूसरे से टकरा करके वो उसके जो भोले जैसे उठते हैं, वही वो होता है और आवाज़ होती है आप बर्फ़ गिरते हुए की। देखने में तबीयत खुश हो जाती है, प्यासे को लगता है प्यास बुझ जाएगी। क्या सुंदर झरना था। इतिहास को देखिए, संसार में आपको बहुत बड़े बड़े झरनों की बात होगी। मैं भुलक्कड़ी के दौर में हूँ, इसीलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि कौन संसार में बड़ा है, कौन छोटा है, भारत में कौन है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज एक झरने के पास जब गए तो वहाँ एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा है, मुझे आदर से समझो। झरने के पास लिखा है एक बहुत बड़ा बोर्ड, मुझे आदर से समझो। अब लोग लगे ठीक है, बहुत सही लिखा था, अब भाई क्यों आदर समझे तुमको, क्या हो तुम, किस बात के आदर्श है तो लोगों ने व्याख्या करनी शुरू कर दी। तो इसमें से तीनों दोस्त वहाँ पर थे। तीनों दोस्तों ने आपस में बहस करनी शुरू कर दी। तो पहला ये कहने लगा कि ये झरना हमें एक लगातार ये बहता है और लंबी घाटी, फिर आगे निकलेगा, ये घाटी में जाएगा, घाटी से ही लोगों को और भी पानी पिलाएगा। इस तरह से यहाँ लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ये वाक्य हमें शिक्षा देता है कि लगातार काम करते रहने से लाभ होता है। इस पहले व्यक्ति ने कहा कि झरना शिक्षा दे रहा है कि लगातार काम करते रहो और बहते रहो। जी दूसरे की बारी आई। दूसरे ने जो कहा इसी तरह से बोला, जी ये बिना पारिश्रमिक के काम लेता बेचारा, कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, कोई झाड़ी नहीं ले रहा है, कोई चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट हमसे नहीं मांग रहा है। और ये हमें यही शिक्षा देता है कि यही आदर्श है कि बिना कोई पारिश्रमिक की इच्छा के जनता की प्यास बुझाते चला जा रहा है। बस वही वृक्ष कबहु न फल बहकै, नदी ने संचय नीर, ऐसा एक दोहा और पड़ा था। अब जी तीसरे की भी सुन लीजिए आप। तो तीसरा क्या कहता है, जी ये हमें ये शिक्षा देता है, ये चुपचाप बहता है और अब सुंदर कलकल की आवाज़ आती है, छन छन की आवाज़ आती है और फिर बोलता है कि ये स्वच्छ है। सच्चाई तो बात यह है, ये अगर ये गंदा होता, तीसरा आदमी अपनी व्याख्या दे रहा, अगर ये गंदा होता तो लोग इसके पानी को नहीं पीते, इसके पास नहीं आते। यह हमें ये संदेश देता है कि तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम स्वच्छ और निर्मल रहोगे। तो ये तीसरी वाली बात कही। अब आप मुझसे भी पूछ लो कि मैंने इन तीनों में से कौन मुझे अच्छी लगी। मुझे ये तीसरे वाले की बात अच्छी लगी। हमारे नेता लोग क्या स्वच्छ हैं, क्या निर्मल हैं। जो भी हमारे समाज के लोग हैं जिन्हें हम तथाकथित बड़े बड़े उम्मीद करते हैं, जन सेवकों की बातें आती हैं, नेताओं की बातें आती हैं, और भी जो जहाँ पर हैं, जैसे क्या है उनमें निर्मलता, क्या उनमें स्वच्छता है।
सिर्फ श्वेत वस्त्र पहनने, धवल वस्त्र पहनने से नहीं होता। ये झरना हमें ये ज्ञान देता है कि ज़िंदगी में आपकी कद्र तभी होगी, लोग आपके पास तभी आएंगे। झरना बोलता है तभी ये लोग पानी पीते हैं, मुझे तभी ये देखते हैं, मैं स्वच्छ हूँ, सुंदर दिखाई देता हूँ, मेरी प्यास बुझा। अगर मैं गंदा होता, मेरा पानी गदला होता, जैसे वो नाले का या बरसात की बाढ़ का होता है, तो कोई पीता? तो कहता है निर्मल रहिए, स्वच्छ रहिए। और निर्मल और स्वच्छ तभी रह सकते हैं जब इंसान ईमानदार होगा। प्रजातंत्रों में जहाँ वोट के माध्यम से नेता चुने जाते हैं, उन्होंने इस झरने से शिक्षा तो जरूर लेनी चाहिए, ताकि वे निर्मल रह सकें, स्वच्छ रह सकें, जनहित में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।